हमारे पास जानकारियां हैं तो उसके आधार पर हम लोगों से बातचीत करके रोजगार के जो अवसर दिखते हैं उस क्षेत्र में नए लोगों को जोड़ करके उनके लिए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जा सकते हैं, इस पर काम करना चाहिए। इन सारी बातों के बीच में परवीन उनियाल जी जो पोर्टल बनाते हैं, वो बनाते हैं, ऐप बनाते हैं और इस क्षेत्र में काम करते हैं, तो मेरी इनसे बातचीत हुई और इन्होंने ये एक ऐप हमारे लिए तैयार किया। इस पर मैं जानकारी दूं उससे पहले आज जो हालात प्रदेश में हैं उसमें मुझे लगता है कि हमारी मानसिकता है कि आसान रास्ता चुनो नौकरी का, और नौकरी में ये हो जाता है कि नौकरी मिल गई तो हर महीने एक निश्चित राशि मिलनी है, कोई टेंशन नहीं, नौकरी करो, तनख्वाह लो, उसमें अपना खर्चा करो, अपने घर भेज दो, ये सबसे आसान रास्ता है जीवन में। लेकिन जब नौकरी न मिले तो फिर स्वरोजगार एक दूसरा रास्ता है, और स्वरोजगार में कठिनाई होती है, मुश्किलें आती हैं, रिस्क होता है। तो उन सारी चीज़ों को तय करने के लिए आदमी जल्दी से तैयार नहीं होता। लेकिन आज बचेंद्री पाल जी, पहाड़ की वो बेटी जिसने भारत की पहली एवरेस्ट विजेता महिला बनकर के हम सबका सिर, उत्तराखंडियों का सिर हम सबको गौरवान्वित करने का काम किया। आज बचेंद्री पाल जी का जन्मदिन है, अपने जीवन के 66 वर्ष पूरे कर रही हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि बचेंद्री पाल के बड़े भाई बचन सिंह पाल, हम दोनों उत्तरकाशी डिग्री कॉलेज में साथ पढ़े, तो इसलिए मेरा उस परिवार से भी जुड़ाव रहा। बचेंद्री पाल जी के जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने जो सिखाया, मैंने उनका गांव देखा है नाकुरी। नाकुरी से ऊपर जंगल की तरफ खड़ी चढ़ाई पर 3 किलोमीटर पीठ पर 20 से 25 किलो पत्थर पिट्ठू पर रख करके वो चढ़ाई चढ़ती थी रोज। वो संघर्ष का रास्ता था, और उस संघर्ष के रास्ते को अपना करके बचेंद्री पाल ने जीवन में भारत की पहली एवरेस्ट विजेता महिला होने का गौरव प्राप्त किया। तो हम अपने नौजवानों को ये जो ऐप हम जारी कर रहे हैं, इसके साथ साथ ये भी मोटिवेशन करने का काम करेंगे कि भाई आसान रास्ता छोड़ो, कठिन रास्ता अपनाओ, मेहनत का रास्ता अपनाओ, स्वरोजगार का रास्ता अपनाओ, और इसके माध्यम से जो उत्तराखंड की प्राकृतिक संपदा है, उत्तराखंड की जो सौंदर्यता है, उत्तराखंड के जो अपने संसाधन हैं, उन संसाधनों में आपके लिए रोजगार की जगह कहाँ पर है, उस पर हम बात करते हैं। तो इसी में माननीय हरीश रावत जी जो 1972 में ब्लॉक प्रमुख चुन लिए गए थे, मैंने उनसे भी बात की। वो इंसाइक्लोपीडिया है पर्वतीय क्षेत्र के उत्पादों से लेकर के पर्वतीय रीति रिवाज, संस्कृति, बोली भाषा का। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, मैंने उनका मार्गदर्शन भी लिया, उनसे प्रेरणा भी मिली, उनका भी इसमें योगदान है। तो उनसे योगदान लेकर के हमने इस काम को आगे बढ़ाने का ये बीड़ा उठाया है कि हम सरकार तो नहीं है, लेकिन सरकार न होने के बावजूद हम कुछ कर सकते हैं अगर सोचें। सरकार के भरोसे बैठ करके सारे काम नहीं होते हैं, क्योंकि सरकार का हाल जो दिखाई दे रहा है तो वो लोगों को घर वापसी में फेल हो रही है। सरकार लोगों को घर वापसी के बाद रोजगार दे पाएगी, उसमें हमको शंका है। सरकार क्योंकि एक इन्होंने स्कीम जारी कर दी कि सुदूर पर्वतीय क्षेत्र में 25%, पर्वतीय क्षेत्र में 20% और मैदानी क्षेत्र में 15% सब्सिडाइज लोन देंगे। ये स्कीम घोषित करना, लेकिन जब आदमी बैंक में लोन लेने जाएगा तो उसको रुपए मिलेगा कैसे, क्योंकि मार्केट तो ठप पड़ा है। तो बैंक कैसे इस बात के लिए संतुष्ट होगा कि इस आदमी को लोन देकर के मेरा पैसा वापस आएगा। तो वो 20 लाख करोड़ के पैकेज में वो लोन का जो रास्ता है वो रोजगार का रास्ता नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को ये भी प्रेरित कर रहे हैं कि अपने संसाधनों पर आप क्या कर सकते हैं। तो हम दूसरा जो काम करेंगे, ये मैं उसको ऐप के बारे में बताने के बाद आपको आगे बताता हूँ कि हमारी कार्य योजना आगे क्या रहेगी। ये तो हमने थोड़ा सा ही लिखा। इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात है परिस्थितियों का अवगत कराने के साथ, कि हमने ये साफ लिखा है कि हम आपको रोजगार देने का कोई वायदा नहीं कर रहे हैं। रोजगार तो सरकार देगी, लेकिन हम रोजगार के बेहतर अवसर क्या हैं इस पर हम आपको अवगत कराने के साथ
उन अवसरों में आपके सहयोगी कैसे हो सकते हैं, हम उस काम को करेंगे। और इसको आगे बढ़ाना जरा। हम लोगों से सूचना मांग रहे हैं। क्या सूचना मांग रहे हैं? हम उसका नाम मांग रहे हैं, हम उसका मोबाइल नंबर मांग रहे हैं, उसका गांव मांग रहे हैं, उसका जिला मांग रहे हैं, उसका ब्लॉक मांग रहे हैं, उसकी तहसील मांग रहे हैं। प्रदेश तो उत्तराखंड है ही, उत्तराखंड के अंदर ही इस ऐप का हम उपयोग करेंगे, उससे बाहर के लोगों के लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये हमारा लक्ष्य है कि पूरी स्टेट का। दूसरा, ये शैक्षिक योग्यता, फिर उन्होंने अब तक जिस क्षेत्र में काम किया या उनकी विशेष कोई योग्यता है, तो वो मोटी मोटी ये जानकारियां हम इकट्ठा करके और इसको फिर क्षेत्र वाइज फिल्टर करके कैटेगराइज करेंगे। इसमें जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आदमी की रुचि किस काम में है, उसके पास अनुभव क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी रुचि किस काम में है, इसको हम अलग अलग करके ये पूरा डाटा समराइज करने के बाद हमने उसमें ये भी मांगा है कि आपके कोई सुझाव हो तो आप बताइए। तो ये पूरा डाटा समराइज करने के बाद प्रपोजल को एक पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ राज्य सरकार को भी देंगे कि भाई सरकार अब इन लोगों की कैसे स्वरोजगार देने में मदद कर सकती है। क्योंकि सरकारी योजनाएं जिस ढंग से लोगों के सामने लाई जाती हैं, इस समय लोगों को मोटिवेट करने की पहली ज़रूरत है, लोगों को एजुकेट करने की दूसरी ज़रूरत है, उसके बाद लोगों को अगर लोन देना है तो फिर उसका पूरा अध्ययन करने के बाद समझ करके, क्योंकि लोन मिलने के बाद अगर वो कारोबार नहीं चला तो मैंने जीवन में मेरे बहुत अनुभव हैं कि लोग व्यवसाय बढ़ाने के बजाय कुड़की होने की स्टेज में आते हैं। तो उस स्टेज में लोग ना आए, उससे बचाने का काम में हम उनके सहयोगी होंगे, हम उनको राय मशवरा देंगे। लेकिन उसके साथ सरकार के भरोसे न छोड़ करके हम पंचायत के जो साथी हैं, हमारे कुछ और उत्साही साथी हैं जो अपना समय दे करके पूरे प्रदेश के अंदर ब्लॉक, तहसील या जिला स्तर पर लोगों के सेमिनार और वर्कशॉप आयोजित करके हम उनको मोटिवेशन का काम करेंगे, हम उनको योजनाओं से अवगत कराने का काम करेंगे, जो कार्य क्षेत्र हैं उसमें वो क्या क्या है उसको अवगत कराने का काम करेंगे। तो ऐसे हमने 8 फील्ड आइडेंटिफाई किए हैं। उन 8 फील्ड में कृषि का जो क्षेत्र है वो सबसे पहला है। खुलेगा वो? अच्छा, इससे नहीं खुलेगा, मैं खोल देता हूँ। इसमें कृषि में एक तो परंपरागत खेती हो गई, दूसरी हमारी जैविक खेती हो गई, तीसरी जो है सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन, फूलों की खेती, उसके अलावा मसाले की खेती। ये हमने अलग अलग उसके कोशिश की है कि कृषि क्षेत्र में किन किन एरियाज में काम किया जा सकता है। एक दूसरा फार्मिंग, जैसे मधुमक्खी पालन हो गया, मछली पालन हो गया, बकरी पालन हो गया, दुग्ध उत्पादन हो गया, इस ढंग की अलग अलग फार्मिंग जो है 7-8 किस्म की, उस क्षेत्र में लोग हाथ आजमा सकते हैं। तीसरा जो है, और आगे है इसमें, ये आगे नहीं खुलेगा ना इसमें, इसको एक सेकंड, तीसरा जो सेक्टर है वो है उद्योग वाला। तो बड़े उद्योग की तो हम बात नहीं करते हैं, लेकिन लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, इसके जो क्षेत्र में जो गुंजाइश पर्वतीय क्षेत्र में स्थानीय संसाधनों से लेकर के जो हल्के ट्रांसपोर्ट वाले मटेरियल है, तो उस क्षेत्र में भी रोजगार की संभावनाएं हैं। तो उस दिशा में भी हम लोगों को प्रेरित करेंगे। हमने उद्योग विभाग से इस विषय में बातचीत की है, नाबार्ड से कृषि के क्षेत्र में क्या संभावनाएं उस पर बात की है, और उद्यमिता विकास परिषद के लोगों से भी बात की है। तो वो सब लोग भी लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए वो करेंगे। एक है उसका स्किल्ड लेबर वाला क्षेत्र। स्किल्ड लेबर वाले क्षेत्र में जो हमारी ITIs हैं, उनको अगर सही किया जाएगा, उनसे अच्छे स्किल्ड लेबर कुशल कामगार निकलेंगे, तो एक क्षेत्र काम का वो है।
तो ऐसे करके 8 क्षेत्र हमने टोटल इसमें आइडेंटिफाई किए हैं इस ऐप में, जो हमारी जानकारी में चीज़ें आई। और उन 8 क्षेत्र के अलावा जब हम इसको आज जारी कर रहे हैं, तो जारी करने के साथ हमारी कोशिश ये है कि जो लोग इससे जुड़ेंगे उसमें बेरोजगार भी होंगे, उसमें जानकार लोग भी होंगे, उसमें कुछ उत्साही लोग भी होंगे, कुछ विषय विशेषज्ञ होंगे। तो उनके सुझाव भी हम मांग रहे हैं। उनके सुझाव अगर कुछ आते हैं तो उनको इनकॉर्पोरेट करके, हमारा काम बेसिक है कि लोगों को जागरूक करना, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को जानकारियाँ देना, लोगों को सरकारी जो स्कीमें हैं उससे अवगत कराने के साथ उनको कहीं पर दिक्कत आती है तो उनको फैसिलिटेट करना। तो इस दिशा में राज्य में रोजगार के अवसर अगर तलाशने का काम करेंगे। हमने एक कोशिश अभी की, कृषि मंत्री को हमने एक चिट्ठी दी कि भाई मनरेगा को, कृषि कार्यों को मनरेगा के साथ जोड़िए। जो बाहर से आ रहे हैं उनके भवन जो टूट फूट गए, जर्जर हो गए, वो मनरेगा की मद से उसका लेबर कंपोनेंट का पैसा दीजिए, तो गांव भी आबाद हो जाएगा, खेती भी आबाद हो जाएगी और 30% लोग इस सेक्टर में एडजस्ट हो सकते हैं, जो ये 5 लाख लोग आ रहे हैं। दूसरा सेक्टर जो हमारा बेरोजगार बाहरी राज्यों से यहाँ काम कर रहा था, वो बेरोजगार होकर के यहाँ से काम छोड़ करके चला गया, तो एक बड़ा गैप उससे बना है। उस गैप को यहाँ जो बाहर से आए हैं उनके माध्यम से हम कैसे भर सकते हैं। अब उसमें बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनसे इस इलाके के लोग काम करने से बचते हैं, हल चलाने से बचते हैं, मजदूरी करने से बचते हैं, मिशन का काम करने से बचते हैं। लेकिन अब रोज़गार अगर चाहिए तो उस रास्ते पर भी लगना पड़ेगा। तो वो एक बड़ा फील्ड है जिसमें लोगों को रोज़गार मिल सकता है। और उसके अलावा एक फील्ड है जो पर्यटन वाला है। तो पर्यटन में अगर हम अभी जो धार्मिक पर्यटन है, जो तीर्थाटन है और जो ये सैलानी आते हैं, उसके अलावा जो ये साहसिक पर्यटन है, इन सब को अगर हम देखें तो इसमें अगर सरकार बेहतर काम करे, उन संभावनाओं को तलाश करके उन पर्यटन क्षेत्रों का ठीक से विकसित करे, तो आप देखेंगे कि रोज़गार के बहुत बड़ा अवसर इसमें भी है। तो इन सारे पर हम काम करने का प्रयास करें और उसी के लिए एक डाटा कलेक्शन हो ताकि हम लोगों को मदद कर सकें, वो हमसे जुड़े रहें और हम उनको मदद करें। जैसे हमने उनको प्रवासियों को बाहर से घर लाने में अलग अलग किस्म से मदद की, ऐसे ही रोज़गार के रास्ते पर भी हम उनको मदद कर सकें, ये हमारा मकसद है। आप कुछ बोलेंगे? हाँ हाँ, 2 मिनट आ जाइए। बोखंडी जी ज़रा 2 मिनट अपनी बात रखें। जो हमारा केंद्र बिंदु है कि जो स्वरोजगार है, तो स्वरोजगार को हम लोग एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे देख रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि स्वरोजगार ऑल्टरनेटिव नहीं है। मेरा मानना है कि स्वरोजगार कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। स्वरोजगार एक फिलॉसफी, एक दर्शन है। हमको तय करना है कि मैं उस दर्शन के तहत स्वयं का रोजगार कर रहा हूँ या उस दर्शन के तहत मैं किसी की नौकरी कर रहा हूँ। तो जो उत्तराखंड की स्थिति है उसको अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखते हैं, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो ये जो समय है ये हमारे लिए बहुत फेवरेबल है। 1815 के बाद 205 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि उत्तराखंड में एक साथ इतने नौजवान होंगे गांव में। पिछले 200 साल में इतने नौजवान कभी नहीं हुए हैं जितने इस वक्त होंगे, क्योंकि पिछले 200 साल से लगातार हमारा नौजवान फौज में, पहले वो ब्रिटिश आर्मी में, उसके बाद वो इंडियन आर्मी में जाता रहा है और पहली बार ऐसा हुआ है। इसमें जो सरकार की जिम्मेवारी है, जो सरकार को करना चाहिए, अफसोस की बात यह है कि सरकार इसमें नेतृत्वकारी भूमिका में नहीं आ रही है। सरकार को नेतृत्व करना चाहिए। जैसे हम केरल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं कि उन्होंने नेतृत्व किया है, और जब नेतृत्व की हम बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि हम सबको सामूहिक तौर पे ले जा आगे साथ जुड़वाने की बात कर रहे हैं कि कौन को लोग इसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। वो है नेतृत्व करना। एक वो अकेले चलना, वो तो खैर सभी चल लेते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो हमारी सरकार भी चल रही है और वो केंद्र सरकार भी जा रही है। अगर मेरी व्यक्तिगत तौर पे बात की जाए तो मैंने मार्च के महीने में ही इस बात की संभावना है, इस बात की आशंका जता ली थी कि ये जो नौजवान पूरे देश के अंदर बेरोजगार होंगे, क्योंकि कोविड ने जिस तरह से पूरी दुनिया में तहलका मचा लिया था, ये था कि उत्तराखंड में भी नौजवान आएंगे। और मैं उसी दौर में से कहना शुरू कर दिया था कि हमें अपने स्कूलों को और अपने अस्पतालों को, जो छोटे अस्पताल हैं, उनको क्वारंटाइन सेंटर में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, उनकी साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ है। जो दिखाई दे रहा है उसका असर हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो वही रोज़गार की भी मामला है। इस वक्त हमारे पास अगर मुख्यमंत्री जी नेतृत्व करें,
सब लोग सामूहिक तौर पे जोड़ें, पुराने सरकार के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको साथ लें, समाज में लोगों को कहें कि भाई आप मदद कीजिए, तो ये एक सामूहिक माहौल बन सकता है। अगर वो नहीं बना रहे हैं तो ठीक है, फिर बिस जी कर रहे हैं इस काम को, हम बिस जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर रोजगार की नई संभावनाएं तलाशने के लिए सामूहिक तौर पर जो उद्यमी सफल हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, जो उत्तराखंड से बाहर जा चुके हैं, सफल काम कर रहे हैं, उनको कैसे इंटरेक्ट करा सकते हैं यहाँ के नौजवानों के साथ, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि वो सिर्फ एक बार या 2 बार, जैसे अक्सर हम होते हैं ना कि एक बार सेमिनार हमने कर दिया और बात खत्म होगी, हम 1 to 1 कनेक्ट भी कराने की कोशिश करेंगे, जिससे विन विन चीज़ें करते हैं। हमारी जो असफलता जहाँ पर होती है, हम उम्मीद करते हैं कि सामने वाला मेरी क्या मदद कर देगा, या मैं आता हूँ गांव में और मैंने कहा कि मैं आप लोगों की मदद करता हूँ, यहाँ पर हमारा वो शायद उतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा। हम विन विन सिचुएशन की बात करेंगे कि कोई आदमी बेंगलोर में कुछ काम करता है, क्या वो टेहरी के किसी क्षेत्र में काम कर सकता है जहाँ से टेहरी के नौजवानों को भी फ़ायदा हो और उसको भी फ़ायदा हो। विन विन सिचुएशन की हम बात करेंगे और एक कोऑपरेशन की बात करेंगे दोनों के बीच में। धन्यवाद जी सर।